आज बात सबसे पहले तबाही के तूफानी ट्रिगर की। जी हां, क्या कोई अनहोनी की आहट है? 7 फरवरी को जोशीमठ में आई आपदा को लोग अब तक भुला नहीं पाए हैं और इसी बीच ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने ऋषि गंगा नदी से ऊपर की पहाड़ियों में ग्लेशियर्स में दरार देखी है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन को इस इलाके का सर्वे कराना चाहिए। तबाही की ये तस्वीरें इसी साल 7 फरवरी की है, जब जोशीमठ में भीषण आपदा आई थी। हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा था। जिस किसी ने बर्बादी के इस मंजर को अपनी आंखों से देखा, उसके दिलों में आज तक खौफ है। सात फरवरी की दहशत अभी दिलों से गई नहीं है कि एक और मुसीबत सामने खड़ी है। ग्रामीणों के दावों पर यकीन करें तो ऋषि गंगा नदी की ऊपरी इलाकों में ग्लेशियर्स में दरार पड़ गई है। दरअसल ग्रामीणों की एक टोली ऋषि नदी के ऊपर की पहाड़ियों पर मुआयना करने गई थी। लोगों का आरोप है कि उन्होंने वहां पर ग्लेशियर्स में दरारें देखी हैं। आशंका है कि अगर फिर से कोई ग्लेशियर टूटा तो बड़ी तबाही हो सकती है। लोगों की तरफ से प्रशासन से मांग की गई है कि इस इलाके की रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि समय रहते उन्हें आपदा की जानकारी मिल सके। 7 फरवरी को भी ऋषि गंगा नदी के ऊपर की पहाड़ियों पर ग्लेशियर टूटा था, जिससे ऋषि गंगा नदी में उफान आ गया था। पहाड़ के साथ मलबा तेजी की तरफ निचले इलाकों की तरफ बढ़ा था, जिससे रेणी गांव के पास बना पावर हाउस और तपोवन में बना पावर हाउस तबाह हो गया था। इस त्रासदी में 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें से अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तो लोगों के जहन में दहशत इस बात की है कि अगर फिर से 7 फरवरी जैसा मंजर हुआ तो आखिर क्या होगा। इसीलिए वो मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को समय रहते एक्शन लेना चाहिए। लोगों का डर भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी तबाही देखी ही नहीं थी। सात फरवरी को जोशीमठ में आई ऐसी भीषण तबाही उत्तराखंड के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। बाप रे, ये तो वहां पर ले आ गए। वो एक आदमी है वहाँ पे। तबाही का अंदेशा तो हो गया था, मगर किसी को ये नहीं पता था कि ये तबाही काफी भीषण होने वाली है। कोई नदी में पानी के साथ बहकर आ रहे मलबे में सैकड़ों जिंदगियां दफन हो जाएंगी, ये भी किसी को पता नहीं था। बहुत गए भाई, बहुत गया। ये कहाँ से आया? देखना बाप रे, बैराज लोग सैलाब के साथ बहकर आ रही मुसीबत को अपनी तरफ बढ़ते तो देख रहे थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि इससे भविष्य में कितनी तबाही होने वाली है। ऋषि गंगा नदी में आया सैलाब जहां जहां से भी होकर गुजरा, तबाही मचा दी। सबसे ज्यादा नुकसान तपोवन में बन रहे एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट पर हुआ, जहां पर काम करने वाले मजदूर अपने सामने मौत आती देखकर भी जान नहीं बचा पाए। कुदरत जब अपना गुस्सा जाहिर करती है तो फिर उसकी विनाश लीला ऐसी ही होती है, वो किसी को नहीं बख्शती। जब उसे आक्रोश आता है तो उसकी राह में आने वाली हर चीज तबाह हो जाती है। इसलिए मांग उठती रही है कि हमें कुदरत के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना उसका खामियाजा इससे भी बुरा हो सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत मौजूद, तो सीएम समेत प्रदेश संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। मीटिंग में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पहुंचे। तो 2022 के विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा। 3 दिन के
देहरादून दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष। सरकार के कामकाज को लेकर सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों से होगी बातचीत। बड़ी खबर देहरादून से एक अहम बैठक चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा कोर ग्रुप की यह बैठक। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे सहयोगी विनोद कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून से। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, भाजपा कोर ग्रुप की बैठक चल रही है, क्या अपडेट, कब बैठक शुरू हुई, कौन कौन बैठक में शामिल? जी लवी, देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक अभी संपन्न हो चुकी है और तमाम कई ऐसे निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं। मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हैं जो खुद इसकी जानकारी देंगे। सर, आज महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है कोर ग्रुप की और तमाम अन्य भी बैठकें हुई हैं, क्या क्या डिस्कशन आज इस बैठक में हुआ है? आज 3 प्रमुख बैठकें हुई हैं। एक हमने मोर्चों के अध्यक्ष के साथ आदरणीय महामंत्री संगठन श्रीमान बीएल संतोष जी, हमारे प्रभारी आदरणीय गौतम जी और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद जो इन बैठकों में अलग अलग आए हैं। बैठकों में मुख्य रूप से हम लोगों ने जो सेवा के काम चल रहे हैं, माननीय संतोष जी ने उनकी समीक्षा की है और आवश्यक हमें आगे क्या बढ़ना है उन विषय पर लंबी वार्ता चर्चा हुई है। मोर्चों को अलग से भी 2000 यूनिट फालतू करने का निर्देश दिया। पहले महिला मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा और ओबीसी मोर्चा, अन्य मोर्चे सब इसमें लगेंगे, पहले खाली युवा मोर्चा था। 30 तारीख के कार्यक्रम को विस्तृत स्तर पर करने का निर्णय लिया गया है। लगभग सभी गांव में हमारा कार्यकर्ता सेवा के काम में जुटे जाकर इस प्रकार के निर्देश दिए गए हैं और इसी प्रकार से जो आने वाले समय में थर्ड वेव आती है तो उसमें हम किस प्रकार की व्यवस्था करें, आदि आदि सब विषयों पर लंबी और विस्तृत चर्चा हुई है। ये आज के विषय थे हमारे। सर, क्या बैठक में आगामी 2022 की रणनीति को लेकर मंथन हुआ है? नहीं, अभी चुनाव की दृष्टि से कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी तो खाली कोविड और कोविड को हराना, उत्तराखंड और भारत को जिताना। कोविड हारेगा, भारत जीतेगा, उत्तराखंड जीतेगा, केवल एक अभियान को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। सर, 30 तारीख का कार्यक्रम है, लगातार विधायकों की, कार्यकर्ताओं की, वरिष्ठ जो पदाधिकारी है उनकी ड्यूटी लगाई गई है, किस तरीके का वो विस्तृत कार्यक्रम रहने वाला है? सभी कार्यकर्ता उस दिन अपने गांव में जाएंगे, सेवा के किसी काम में लगेंगे। तो ये सब कार्यक्रम है जो विधायक भी, सांसद भी, राज्यसभा सांसद भी, केवल मंत्री और मुख्यमंत्री के लिए ये है कि वहाँ भीड़ ना हो, इस कारण से उनको नहीं भेजा जाएगा। कोविड को लेकर भी मंथन हुआ है इस बैठक में आज? कोविड को लेकर ही हुआ है। कोविड में हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हमने स्वास्थ्य सेवाएं कितनी अच्छी की हैं, कितना हमने डेवलपमेंट किया है, हमारे कार्यकर्ता कितने उसमें लगे हैं, सब विषयों पर चर्चा हुई है। तो ये अंत में आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सेवा भाव को लेकर ही आज सबसे ज़्यादा जो मंथन बैठक में हुआ है? देखिए, सेवाई संगठन पार्ट 2 ये पूरे भारतवर्ष में एक अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बैठकें होना, महामंत्री संगठन के द्वारा, बीसी के द्वारा बैठक होना, आज प्रत्यक्ष रूप से महामंत्री संगठन आए हैं और उसी पर विस्तृत सुबह से चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लवी, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने जो जानकारी दी है और ऐसे में कोविड काल के दौरान ये बड़ी महत्वपूर्ण एक आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था अब जो पूर्व में चरमराई हुई थी उसको अब थोड़ा सुदृढ़ीकरण उसके साथ भी होगा और ऐसे में सेवा भाव यानी जो आगामी 30 मई को एक कार्यक्रम किया जा रहा है संगठन के ओर से, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे हो रहे हैं, यानी 7 साल। जी विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज कोर ग्रुप की जो बैठक थी भाजपा की, उसमें पूरा फोकस जो है कोरोना की रोकथाम को लेकर जो सरकार ने कदम उठाए, जो नीतियां बनाई, उसको लेकर रहा। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। चमोली में नागनाथ नगर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने गई पुलिस और नगर पंचायत की टीम पर अतिक्रमण कर रहे ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की गई और लाठी डंडे भी चलाए गए। तो घटना में दारोगा सहित 8 पुलिसकर्मी, तहसील कर्मी, नगर पंचायत के कर्मचारी घायल हो गए। एसपी चमोली यशवंत सिंह चौहान का कहना है कि अतिरिक्त पुलिस फोर्स मौके के लिए भेजा गया। पथराव करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस टीम को निशाना बनाया, गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी डंडों से। तो हमले में दारोगा सहित 8 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव और आईएमए के बीच विवाद पर आचार्य बालकृष्ण से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज राणा ने।
बाबा रामदेव द्वारा एलोपैथिक इलाज को लेकर दिए गए बयान के बाद बात कुछ चढ़ा हुआ है, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस पूरे मामले में हकीकत क्या है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य बालकृष्ण जी हैं। उनसे हम जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिरकार क्यों तूल पकड़ रहा है। आचार्य जी, जिस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, इसमें हकीकत क्या है पूरा मामला? हकीकत यह है कि इस कोरोना महामारी में आयुर्वेद और योग ने इस देश के आवाम को बचाने का कार्य किया। दुनिया में पहली बार एक आयुर्वेदिक मेडिसिन कोरोना की औषधि के रूप में प्रतिष्ठापित हो गई, तो उसमें से कुछ लोगों को उससे जो है भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद की परंपरा उठती हुई दिखाई दी, तो उसको सहन नहीं कर पाए, तो वो लोग ये न के न प्रकार न प्रोपोगेंडा कर रहे थे, औषधि को भी फर्जी बताने का प्रयास कर रहे थे। श्रीदेव स्वामी जी ने कहा कि इतने सारे चिकित्सकों की मृत्यु हुई है, सब तरह से प्रिकॉशन लेने के बाद में भी, तो इसके पीछे उनकी भावना पीड़ा को व्यक्त करने की थी। उसको आधार बना के उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने अपमान किया, अपमान नहीं किया। मेरे भाई, स्वामी जी ने कहा कि अब समय आ गया है कि सारी पैथियाँ मिल करके इंटीग्रेटेड सिस्टम बना करके हमको काम करना चाहिए, क्योंकि चिकित्सा का लक्ष्य रोगी को ठीक करना, यही लक्ष्य होना चाहिए, पैथी लक्ष्य नहीं होना चाहिए। चलिए जी, फिर 1000 करोड़ की जो मानहानि का वो नोटिस दिया गया, दावा किया गया, फिर वो क्या है, उसमें किस तरह से? ये उनसे पूछिए, क्योंकि लोग क्यों इस तरह से उतावले हो रहे हैं, क्यों उनको वो हो रही बेचैनी, तो जो भी वो कर रहे हैं उनका समय पर सटीक उनको उसका वो उत्तर भी मिलेगा। अच्छा जी, एक वीडियो बाबा रामदेव जी का बिल्कुल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसमें वो इस तरह से कह रहे हैं कि कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसमें सच्चाई क्या है, लोग जानना चाह रहे हैं। ऐसा है कि जब आदमी को जब कुछ नहीं मिलता है ना, तो इस तरह की प्रोपोगेंडा करने लगता है। वो जो वीडियो हैं, पुराने वीडियो हैं, आगे पीछे के वीडियो हैं। श्रीदेव स्वामी जी प्रतिदिन 5 घंटा लाइव प्रोग्राम बोलते हैं, उस लाइव प्रोग्राम में से तुम 5 सेकंड का कोई क्लिप निकाल करके, पुराने क्लिप को निकाल करके आज के समय के हिसाब से जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो ये षड्यंत्रकारी लोग पहले भी रहे, आज भी हैं। पर जनता को थोड़ा सा सजग और सावधान होना चाहिए। दुनिया में कोई व्यक्ति एक दिन में जो है वह कोई दोषी नहीं होता, एक दिन में कोई साधु नहीं होता है। जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं, जिनको फंडिंग मिल रही है दूसरे इस तरह के नकारात्मक और राष्ट्र विरोधी लोगों से, उन फंड के उस पैसे को खा करके जिनकी दुकान बंद हो गई, उस दुकान को चलाने का प्रयास तो लोग करेंगे ही। उसको करने के लिए यदि पतंजलि निमित्त बना हो तो भगवान करे उनका भी घर परिवार पलता रहे। आप थे आचार्य बालकृष्ण, इन्होंने एपी गंगा के साथ अपनी बात साझा की और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोगों के पास काम नहीं है, जो लोग खुद दूसरों को बेरोजगार जो रोजगार नहीं दे सकते हैं, वो लोग फिर इस तरह की बयानबाजी ना करें। हरिद्वार से मैं संजय कुमार के साथ पंकज राणा। वहीं बाबा रामदेव और आईएमए के बीच चल रहे विवाद पर उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान आया है। सुबोध उनियाल ने कहा कि जिस तरह का माहौल है उसे देखते हुए सभी को बयानबाजी से बचना चाहिए। आईएमए ने योग गुरु पर 1000 करोड़ के मानहानि का दावा किया है और माफी मांगने की मांग की है। रामदेव जी और आईएमए एसोसिएशन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, और जैसे कि आज मुझे मालूम हुआ कि आईएमए ने रामदेव पर 1000 करोड़ के मानहानि का दावा किया। तो एक भारत में एक कानून है, कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून अपना काम करेगा। देखिए, इस समय हमारा सभी से निवेदन था, हमने विपक्षी दलों को भी कहा कि इस समय कोई राजनीति करने का या आपस में बहस करने का समय नहीं है। इस समय सामूहिक प्रयास से मानवता की रक्षा करने के लिए, कोरोना को हराने के लिए सबको एकजुट होकर काम करने के आगे अल्मोड़ा में ऑक्सीमीटर में धांधली की बात सामने आ रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह का कहना है कि सरकार ने अच्छी क्वालिटी के ऑक्सीमीटर बांटने के लिए कहा था, मगर जो सामान बांटा गया है वो चाइनीज है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि इस धांधली के पीछे जो लोग भी शामिल हैं उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। विधानसभा क्षेत्र में 600 से अधिक ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे, जिनमें ज्यादातर खराब निकले हैं। जैसे ही मैंने चेक करना शुरू किया तो सारे ख़राब निकल गए। 15-20 मैंने खोले, सब ख़राब निकल गए। तो मैंने सारा जो सामान है सीडीओ को वापस कर दिया। मैंने कहा भैया आप इसको परीक्षण करिए, और ये सब चाइनीज़ कंपनी का माल है। हमने आपसे ब्रांडेड कंपनी का माल मंगाने के लिए कहा था, आपने गलत माल दिया है, इसलिए सरकार की छवि धूमिल हो रही है और मेरा नाम नेम प्लेट इसमें लगी है, चिट लगी है, और व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत हानि नुकसान हो जाएगा, राजनीतिक रूप से मुझे नुकसान हो जाएगा। लोग मुझे कोसेंगे और सरकार का तो दिक्कत होगी।
वहीं विकासनगर में 18 साल से उम्र में ऊपर के लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। सीएचसी चक्राता में कोविड टीकाकरण का काम नहीं हो पा रहा। दरअसल सीएचसी में वैक्सीन नहीं है और जिस वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। यह आलम तब है जब कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी भी अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, फिर भी हालात नहीं बदले। तो पिछले 4 दिन से नहीं हो पा रहा वैक्सीनेशन। सीएचसी में वैक्सीन नहीं होने से टीकाकरण नहीं। नैनीताल के सूखाताल स्थित एक भवन में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई, जिसमें मकान में रखा सारा सामान खाक हो गया। फायर सर्विस की टीम ने बमुश्किल इस मकान तक पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया। तो तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ब्लास्ट था, जिसमें सभी सामान जल गया। हल्द्वानी जेल में 6 मार्च को इलाज के दौरान काशीपुर निवासी एक बंदी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके परिजनों ने जेल प्रशासन पर बंदी के साथ मारपीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसकी जांच प्रशासन की तरफ से कराई गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने हल्द्वानी पुलिस को 4 दोषी बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एसपी सिटी का कहना है कि जेल के 4 बंदी रक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं हरिद्वार के लक्सर में किसान यूरिया नहीं मिलने से परेशान है। गन्ना सहकारी समिति और कोऑपरेटिव सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को यूरिया खाद का दिया जाता है, मगर दोनों ही जगह यूरिया की किल्लत से किसान परेशान हैं। अभी एक दिन पहले ही एबीपी गंगा ने दिखाया था कि सहकारी समिति के लोग कैसे अपने चहेते लोगों को चोरी चुपके यूरिया बांट रहे थे। कोऑपरेटिव सहकारी समिति एथल बुजुर्ग कार्यालय पर यूरिया के लिए बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हो गए। भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि हालात संभालने के लिए पुलिस को भी बुलाना पड़ा। रुड़की के ढंडेरा में कई महीने से लोग जल भराव की समस्या से परेशान हैं, जिससे निजात नहीं मिलने पर लोगों ने प्रदर्शन किया। तो ढंडेरा के संगम विहार कॉलोनी में कई महीने से जल भराव की समस्या है। घरों से बाहर निकलते ही कई फीट पानी भरा रहता है। शिकायत के बावजूद भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उधर चंपावत की बनबसा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक अंतरराष्ट्रीय स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 30 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। आरोपी बरेली जिले का रहने वाला है और उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं, जबकि यह कई बार जेल भी जा चुका है। उधर पौड़ी में विधायक मुकेश कोहली ने कोविड मरीजों के बीच जाकर खुद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान डीएम भी विधायक के साथ ही मौजूद रहे। अस्पताल में 32 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं और अस्पताल में करीब 80 बेड की व्यवस्था है। वहीं कोरोना के खात्मे के लिए केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने रुद्राभिषेक का पाठ किया। कोरोना महामारी से जल्द देश को निजात मिले, इसके लिए केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित हर दिन सुबह के समय भगवान शंकर का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित विश्व कल्याण और कोरोना के विनाश के लिए रुद्राभिषेक और हवन यज्ञ कर रहे हैं। कोरोना के विनाश के लिए, कोरोना के खात्मे के लिए विशेष पूजा और रुद्राभिषेक।